रीबर्थ ऑफ डोमिनेटिंग डेविल एपिसोड 18 शाम का वक्त। सिंह रायजादा मैंशन में तरुण की फैमिली और प्रिंसी की फैमिली दोनों मैंशन आए हुए थे। वे दोनों अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आए थे। बाकी सबको पहले से पता चल गया था, लेकिन कार्ड देना भी जरूरी था। खुशी आज पहली बार आई थी। प्रिंसी के कहने पर खुशी का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि यह अर्नव का घर था और अर्नव के दिल में कोई और है। उसने अपने दिमाग से अर्नव को निकालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से वह उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई थी। तरुण के पापा ने विक्रम जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, आइएगा जरूर। विक्रम जी ने तरुण के पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे जरूर आएंगे। आखिर तरुण भी तो हमारे बेटे की तरह है। अर्नव का इतना अच्छा दोस्त है और उसके लिए काम भी करता है। तरुण के पापा ने कहा, हाँ बस आप आ जाइए, आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। विक्रम जी ने सिर हिलाया और प्रिंसी के पेरेंट्स ने भी अपने हाथ जोड़कर उन्हें आने का इनविटेशन दिया। उन्होंने भी कहा कि वो जरूर आएंगे। इसके बाद वो अक्षय के घर गए और फिर मेघ के घर। कुछ दिनों बाद निमृत और मेघ दोनों आने वाले थे, या यूं कहें कि बस वो आ ही गए थे। लास्ट में वो सारे के सारे सरगम के घर गए थे कार्ड देने के लिए। विक्रम जी और मिताली जी ने कहा था कि वो भी चलेंगे, क्योंकि बहुत समय से उस तरफ नहीं गए थे और अपने घर को भी देख लेंगे। इसलिए अर्नव भी उनके साथ चला गया था। जब वो घर पहुंचे तो सरगम वहां नहीं थी। जब सारिका से पूछा तो उसने बताया कि वह अपनी डांस क्लास के लिए गई है और आधे घंटे में आ जाएगी। तरुण ने कहा, हम सरगम का इंतजार कर लेते हैं, एक बार उससे मिल लेंगे फिर चले जाएंगे। इसलिए वो नहीं गए थे। अक्षय और किंजल उनके साथ नहीं आए थे। परी भी आ गई थी, जो वहां खेल रही थी, और प्रिंसी और खुशी भी उसी के साथ थी। लगभग सारे के सारे पात्र आज सरगम के घर पर मौजूद थे। 6:30 बज गए थे। सारिका ने कहा, अभी तक सरगम नहीं आई है, लेट हो गई। हमेशा तो समय से आ जाती थी। वशिष्ठ ने कहा, 15 मिनट ही लेट हुई है, 15 घंटे लेट नहीं हुई, आ जाएगी। ट्रैफिक में फंस गई होगी या शायद उसे रिक्शा नहीं मिला होगा। अर्नव ने कहा, मैं जाकर ले आता हूं उसे। बताइए, कहाँ है डांस क्लास? वशिष्ठ ने कहा, अरे ज्यादा दूर नहीं है, बस रोड क्रॉस करके डांस क्लास है, वहीं गई है, आ जाएगी अपने आप। 6:30 से 7:15 हो गए, लेकिन वो अब भी नहीं आए। अब सच में सबको चिंता होने लगी थी। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से निकेतन सरकार सिगरेट अपने मुंह में लिए अंदर आया। जब सबने उसे देखा तो हैरान रह गए। कोई निकेतन को नहीं जानता था, सिवाय अर्नव और उसकी फैमिली के। तरुण ने उसके बारे में सुना जरूर था, लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। जब दीपाली की शादी हुई थी तो ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था और उस वक्त भी मेघ और अर्नव ही मौजूद थे। तरुण और अक्षय दोनों वहां मौजूद नहीं थे। तरुण ने कहा, ये कौन है? अर्नव ने गुस्से से कहा, निकेतन सरकार। जैसे ही सबने निकेतन का नाम सुना वो हैरान हो गए। निकेतन हंसते हुए अंदर आया और बोला, हमारा नाम याद है हमारे साले साहब को। अर्नव गुस्से से उसे देख रहा था। निकेतन आराम से घर में आया और सोफे पर ऐसे बैठ गया जैसे उसी का राज हो। अर्नव ने कहा, यहाँ क्या करने आया है? निकल यहाँ से। निकेतन ने उसे देखा और कहा, घर में मेहमान को जूस या चाय पूछते हैं, बाहर का रास्ता नहीं दिखाते। अर्नव ने कहा, तू घर का मेहमान नहीं है, राक्षस है, और राक्षस को बाहर का रास्ता ही दिखाया जाता है, निकल यहाँ से। निकेतन ने कुछ नहीं कहा, बस इधर उधर देखते हुए सारिका पर नजर डाल दी। उसने ऊपर से नीचे तक सारिका को देखा। सारिका को बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हुआ, इसलिए वह थोड़ा पीछे हटकर वशिष्ठ के पीछे चली गई। निकेतन मुस्कुराया और बोला, अरे सारिका जी, आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारी टाइप की नहीं है। आपकी उम्र हो गई है, हम करेंगे तो आपकी बेटी के साथ। सारिका हैरान हो गई और तभी निकेतन ने अपने शब्दों को ठीक करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, करेंगे नहीं, कर चुके हैं। तभी तो आपकी बेटी अभी तक घर नहीं आई, वरना आ जाती अब तक अपनी डांस क्लास से। सब हैरान रह गए। अर्नव ने गुस्से से कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? निकेतन ने कहा, तेजी बहुत है आपके अंदर साले साहब, पर कोई बात नहीं, बता देते हैं। उसने अपनी ठुड्डी पर एक बार हाथ मारा और फिर खड़ा होते हुए बोला, आपकी सरगम गई। सारिका ने पूछा, गई मतलब तुम्हारा क्या मतलब है गई? निकेतन ने कहा, गई मतलब गई, पर टेंशन मत लीजिए, ऊपर नहीं गई, अभी धरती पर ही है, पर कभी भी जा सकती है। वो न्यूज़ भी हम दे देंगे आपको कि वो भगवान को प्यारी हो गई।
इस बार सच में सब घबरा गए। निकेतन ने कहा, हम इस बार नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार तो आपके इन लाट साहब अर्नव सिंह रायजादा ने बचा लिया था, पर इस बार नहीं, क्योंकि इस बार आपको पता ही नहीं है कि वह कहाँ है। और जब तक मुझे सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी, मैं नहीं बताऊंगा कि वह कहाँ है। कुछ देर खेलूंगा, फिर बता दूंगा कि कहाँ है। और जब तक आप उस जगह पहुंचेंगे, तब तक आपकी सरगम साहिबा का क्या हाल हो जाएगा, कौन जाने। सारिका चौंकी और बोली, तुम्हारा मतलब है कि मेरी बेटी। निकेतन ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अभी ऊपर नहीं गई, पर कभी भी जा सकती है। हो सकता है बेचारी खुद को मार डाले। प्रिंसी, जो सरगम को बहुत अच्छे से जानती थी, बोली, कोई भी लड़की फालतू में सुसाइड नहीं करती, समझे। निकेतन ने कहा, ये कहानी में कौन आ गया। शायद तुम्हें नहीं पता, इसलिए ये कह रही हो। पर तुम्हारे ये जो अर्नव है ना, यह इस कहानी का हीरो है। और उसकी प्रेमिका, यानी इस कहानी की हीरोइन, वह मर जाएगी। फिर से निकेतन को थोड़ा संभालकर बात करो। प्रिंसी सरगम को बहुत अच्छे से जानती थी और तरुण ने एक बार मिलवाया भी था। खुशी तो बहुत पहले से जानती थी। अर्नव ने निकेतन का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया और कहा, साफ साफ बता, कहाँ है। निकेतन हंसने लगा। वो कुछ नहीं बोला। अर्नव ने एक जोर का मुक्का उसके चेहरे पर मारा, जिससे उसका चेहरा एक तरफ हो गया। लेकिन निकेतन ने अपना हंसना नहीं छोड़ा। फिर उसने अर्नव की तरफ चेहरा किया और अपनी नाक को टच करते हुए बोला, खून खून निकल गया। कोई बात नहीं, तुम मुझे मारो, मैं नहीं बताऊंगा। मैं उतनी ही देर ही करूंगा। मिताली आगे आए और बोली, अर्नव मत मारो उसे। अर्नव ने कहा, मार नहीं खाएगा तो कुछ बोलेगा भी नहीं। इसके बाद अर्नव ने एक लात उसके पेट पर मारी। निकेतन नीचे गिर गया। उसे दर्द हुआ, लेकिन वो फिर भी हंस रहा था और बोला, अब मैं और नहीं बताऊंगा कि कहाँ है, कैसे गई, किस हालत में है। बेचारी जग हंसाई होगी। अब तुम्हारी फैमिली की भी जग हंसाई होगी। बेचारी फैमिली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वैसे सारिका जी और वशिष्ठ जी, अगर वो घर भी आ गई ना, तो आप उसे सामने से घर से बाहर निकाल देंगे, या तो किसी बूढ़े आदमी से शादी करवा कर भेज देंगे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जिस जगह मैंने उसे भेज दिया, उसी जगह वह हमेशा रहेगी। आप उसे वहां से लाएंगे ही नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है। वशिष्ठ ने कहा, मेरी बेटी की इज्जत में ही मेरी इज्जत है, समझा। अगर वह नहीं, तो कोई इज्जत भी नहीं। अब बता दे, कहाँ है मेरी बेटी। निकेतन हंस पड़ा और बोला, अरे डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा गुस्सा है आपके अंदर भी। बिल्कुल आपकी बेटी की तरह। देखा है मैंने उसका गुस्सा कॉलेज में, जब मैं नजर रखता था। वह देखा था कोई रोमियो आया था, उसका नियंत्रण कपूर करके बेचारा हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं, अगर उसे पता चल गया कि सरगम के पीछे कौन है, तो वह पहले ही नहीं आता, क्योंकि वह इतना बड़ा आदमी नहीं है। नियंत्रण कपूर जितना बड़ा, ये है अर्नव सिंह रायजादा। पर छोड़ो, ये भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि बचा तो पाएगा नहीं ना अपनी माशूका को। विक्रम जी गुस्से से बोले, निकेतन, कहाँ है हमारी बच्ची। निकेतन ने कहा, बच्ची? आपकी बच्ची? कब से? वह आपके कब से हो गई? आपकी बच्ची की तो मैंने कब की राम नाम सत्य कर दी। अर्नव को बार बार उसके यहाँ होने से दीपाली की याद आ रही थी और उसका शरीर गुस्से से थर थर कांप रहा था। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था निकेतन का वहां होना। वो बोला, मैंने कहा, सरगम कहाँ है। निकेतन ने कहा, वहीं है जहां उसे होना चाहिए, और जहां मैं उसे पहुंचा सकता हूं। अर्नव ने फिर से उसका कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर एक और मुक्का मारा, जिससे वो नीचे गिर गया। पीछे का वास उसके सर पर हल्का सा गिर गया और उसके मुंह से हल्की सी दर्द भरी आह निकली। निकेतन बोला, ऐसे तो तुम मुझे खत्म कर दोगे और तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी माशूका किधर है। शायद तुम चाहते ही नहीं कि वह तुम्हें कभी मिले, इसीलिए तो तुम मुझे मार रहे हो। विक्रम ने कहा, अर्नव, अभी उसे मत मारना। निकेतन ने विक्रम को देखा और कहा, बिल्कुल, और अब अपने बेटे को बोलो कि मेरी चोट पर मरहम करें, वरना मैं नहीं बताने वाला। अर्नव ने कहा, जो चोट देता है वो मरहम नहीं लगाता। निकेतन ने कहा, लेकिन अब लगाएगा। तू ही मेरा मरहम बनेगा। लगा मेरी चोट पर दवाई। वशिष्ठ ने कहा, निकालो फर्स्ट एड बॉक्स। सारिका ने कहा, आप क्या चाहते हैं कि अर्नव इस नालायक आदमी को दवाई लगाए। वशिष्ठ ने कहा, होशियारी से काम लो, जोश में नहीं। दवा लेकर आओ। सारिका गुस्से से कमरे में गई और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। वशिष्ठ ने बॉक्स लेकर अर्नव को दिया और कहा, अर्नव, लगाओ। अर्नव ने कहा, हरगिज नहीं।
निकेतन बोला, तो ठीक है, भूल जाओ अपनी माशूका को और रहने दो वहीं जहां वह है। जब कुत्ते और भेड़िए आएंगे और उसे नोच डालेंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें निकेतन सरकार की बात मान लेनी चाहिए थी। बोल मत, निकेतन सरकार नाम है हमारा, निकेतन सरकार, और जिसके नाम में सरकार हो, मतलब हर जगह उसकी सरकार, तुम सब पर सिर्फ मेरा राज होगा, क्योंकि मैं हूं सरकार तुम्हारा। तुम नहीं बचा पाओगे सरगम को, क्योंकि तुम चाहते ही नहीं। अर्णव ने गुस्से से वशिष्ठ के हाथ से डब्बा लिया और दवाई निकाली। वो अपने घुटनों पर आया और निकेतन की चोट पर दवाई लगाने लगा। तरुण ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या अर्णव? अक्षय ने कहा, करने दे। तभी निकेतन की नजर खुशी के पास बैठी परी पर गई, जो उसे डरी हुई नजरों से देख रही थी। निकेतन बोला, वैसे ये बच्ची बहुत प्यारी है, इसे भी ले जाऊं क्या अपने साथ? मस्त, एकदम। किंजल तुरंत परी के पास आए और उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर अपने सीने से लगा लिया और अक्षय के पास चली गई। अक्षय ने कहा कि वो उसे लेकर एक कमरे में जाए। सारिका ने परी और खुशी को एक कमरे में भेज दिया। वो अंदर से देख रहे थे। निकेतन ने कहा, अरे, इस नन्ही सी जान को तो बचा लिया, पर अपनी जान को कैसे बचाओगे? चोट पर ढंग से दवाई लगाओ। अर्नव गुस्से से घूरते हुए दवाई लगा रहा था। निकेतन ने कहा, बहुत अच्छे लग रहे हो मेरी सेवा करते हुए। नौकर बन जाओ मेरे, अच्छे पैसे दूंगा। अर्नव ने कहा, तेरी पगार के लिए नहीं, इतना बड़ा आदमी बन और मुझे बता कहाँ है मेरी सरगम। इस वक्त अर्नव का चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था और वो निकेतन के पैर पर लगी चोट पर दवाई लगा रहा था। तभी एकदम से निकेतन खड़ा हुआ, जिससे उसका पैर अर्नव के पैर पर हल्के से झुका। निकेतन बोला, अरे अरे, आप पहले से ही गिरे हुए हैं और कितना गिरेंगे? चलो कोई बात नहीं, आशीर्वाद चाहिए, हम दे देंगे। आखिर आपने। अर्नव ने तुरंत गुस्से से फर्श को पकड़ा और खड़ा हो गया। वो बोला, गिरा हुआ आदमी तू है निकेतन, मैं नहीं। तूने कहा चोट पर दवाई लगा, मैंने लगा दी। अब बता, कहाँ है मेरी सरगम? निकेतन उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आया और बोला, बताऊं? अर्नव ने अपना सिर हिलाया। निकेतन ने कहा, मूड नहीं है मेरा, कल बताऊंगा, कल बता दूंगा। सारिका रोने लगी थी। वशिष्ठ ने उसे पकड़ लिया था। हर कोई हैरान था। थोड़ी देर पहले शादी की बात चल रही थी और अचानक से ये सब होने लगा था। प्रिंसी की फैमिली को लगने लगा कि उन्होंने कहीं गलत जगह रिश्ता फिक्स तो नहीं कर दिया। तभी प्रिंसी आगे बढ़कर बोली, अभी तो बता रहा है या तेरी नसबंदी कर दूं? निकेतन ने प्रिंसी को देखा और कहा, यह भी कमाल की बात है। पहले मेरे साथ एक रात, उसके बाद कर दो जो करना है। वैसे अच्छा आइडिया है, तुम मेरे साथ एक रात बिताओ, उसके बाद। फिर उसने किंजल को देखा, जो कमरे के अंदर बैठी हुई थी, और कहा, वह भी बताएगी। फिर खुशी को देखकर बोला, ये भी। इसके बाद वो इधर उधर देखने लगा और बोला, अरे, नरसिंह रायजादा, तुम्हारा एक और दोस्त था। सुनने में आया है कि उसने शादी कर ली और एक बेटा भी है। बहुत जल्दबाजी में लगता है, वह भी बड़ी भली और खूबसूरत होगी। उसे भी मेरे लिए ले आओ। एक साथ चार चार लड़कियां मेरे बेडरूम में, मेरे बेड पर, मुझे बड़ा मजा आएगा। दे दो एक रात के लिए चारों, फिर मैं तुम्हें सरगम दे दूंगा। वैसे भी वो लड़कियां मेरे काम की नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे भूखे भेड़िए आते हैं और हर रात लड़कियों को नोचकर चले जाते हैं। अर्नव ने गुस्से में उसे 2-3 थप्पड़ मारे और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, मैंने पूछा कहाँ है सरगम? निकेतन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वहीं जहां तेरी बहन की मौत हुई थी। जैसे ही निकेतन ने ये कहा कि सरगम वही मिलेगी जहां पर अर्नव की बहन मरी थी, हर कोई हैरान हो गया। इस बारे में अर्नव, मिताली और विक्रम के अलावा कोई नहीं जानता था कि दीपाली कहाँ मरी थी। सारिका तुरंत अर्नव के पास आई और बोली, पूरी सच्चाई बताओ, कहाँ मरी थी तुम्हारी बहन? अर्नव ने गुस्से में आकर उसका मुंह लगभग तोड़ दिया और बिना कुछ बोले वहां से निकल गया, क्योंकि वह जानता था कि सरगम कहाँ है। सारिका ये सब ज्यादा देख नहीं सकी और चिल्लाई, बस करो, और बताओ कहाँ है मेरी बेटी? वशिष्ठ ने उसे पकड़कर रोका। इस बार अर्नव ने इतनी तेजी से निकेतन को मारा कि वो बेहोश हो गया। विक्रम तुरंत निकेतन के पास आया, उसे उठाया और तरुण और अक्षय से कहा, बाहर पक्का इसके आदमी होंगे, उन्हें बोलो कि इस नितले को यहां से ले जाएं। तरुण ने तुरंत बाहर खड़े उनके आदमियों को कहा, अपने मालिक को लेकर निकलो। वो उसे अपने साथ वहां से लेकर चले गए। तरुण और अक्षय को भी पता था कि दीपाली कहाँ मरी थी। पहले उन्हें नहीं पता था, लेकिन बाद में उन्हें बता दिया गया था, पर अर्नव ने किसी को नहीं बताया था।
सारिका वशिष्ठ के पास आई और बोली, वशिष्ठ, कहाँ है मेरी बेटी? कुछ तो बताओ। मैं अर्णव को सरगम दे दूंगी, उसे सरगम चाहिए, मैं दे दूंगी, बस मुझे मेरी बेटी ला दो। उसके बाद वह वशिष्ठ के गले लगकर रोने लगी। वशिष्ठ ने विक्रम से कहा, आपको तो पता होगा कि आपकी बेटी कहाँ मरी थी, बता दीजिए ना, कहाँ मरी थी? कहते हुए विक्रम का गला भी भर आया। विक्रम और मिताली दोनों के होंठ कांप रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी जाने की सोच भी नहीं सकता था। मिताली ने कांपते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। वाह। और वो नीचे जमीन पर गिर गई और रोने लगी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की मौत याद आ गई थी। मिताली को इस तरीके से रोता देख सारिका का दिल बैठा जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सरगम के मिलने से पहले वही मर जाएगी। वो भी नीचे बैठकर गिर गई। वशिष्ठ ने उसे संभाल लिया। वशिष्ठ ने विक्रम से पूछा, बता दीजिए, कहाँ है मेरी बेटी? विक्रम ने धीरे से कहा, रेड 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 लाइट एरिया। हर किसी की आंखें बड़ी हो गईं जब उन्होंने रेड लाइट एरिया सुना। सारिका हैरानी से विक्रम को देख रही थी और उसने हकलाते हुए कहा, दीपाली रेड लाइट एरिया में कैसे गई थी और वहां कैसे मरी थी? वो सच में हैरान थी। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी की जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। जैसा कि निकेतन ने कहा था, कुत्ते नोचेंगे, जानवर आएंगे। उसकी बेटी को नोचने के लिए सच में आएंगे, क्योंकि वहां पर ऐसे ही लोग रहते हैं। वो तो असली जानवर से भी खतरनाक जानवर होते हैं। सारिका रोते हुए बोली, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। पता नहीं कौन उसे संभालेगा, कौन उससे प्यार करेगा। मुझे बस मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उसे कोई खरोंच भी आए। वहां खड़े हर कोई हैरान था। प्रिंसी ने कहा, यह इंसान इस हद तक गिर सकता है कि अपनी बीवी को रेड लाइट एरिया भेज सके? उन्होंने थोड़ी देर पहले ही दीपाली के बारे में सुना था। जब उन्होंने पूछा था कि ये कौन है, तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है। उधर अर्णव गुस्से में अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर रेड लाइट एरिया जल्द से जल्द पहुंचना था। वो तेजी से अपनी गाड़ी रेड लाइट एरिया की तरफ लेकर चला गया। उसने गाड़ी रोकी और अंदर की तरफ जाने लगा, तो वहां पर पहले से ही बाहर निकेतन के कुछ और आदमी खड़े थे, जिन्होंने अर्णव को रोक दिया। अर्णव ने पूछा, कौन हो तुम? उन्होंने कहा, हम कोई भी हो, लेकिन तुझे अंदर नहीं जाने देंगे। तू देखने से काफी शरीफ लगता है, ये बदनाम जगह तेरे लिए नहीं है। अर्णव ने गुस्से में कहा, मैं किस जगह के लिए बना हूं और किस जगह के लिए नहीं बना हूं, ये तू बताने वाला कोई नहीं होता। इसके बाद उसने अपना कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनके आदमियों ने उसे रोक दिया। अर्णव ने कहा, शायद कुत्ते की दुम इतनी आसानी से सीधे नहीं होती। उसने एक को अचानक थप्पड़ मारा, जिससे वो दूसरी तरफ जा गिरा। फिर उसने अर्णव पर वार किया और उसके पेट पर लात मारना चाहा, लेकिन अर्णव ने उसकी लात को पकड़ लिया और उसे नीचे धूल में गिरा दिया। अब वहां जोरदार लड़ाई शुरू हो गई थी। वहां की औरतें, जो अंदर अपने धंधे में लगी हुई थीं, बाहर की तरफ आ गईं और देखने लगीं। एक औरत बोली, ये सारे के सारे मर्द क्या हम सब के लिए लड़ रहे हैं? हम इतनी फेमस हो गई क्या? दूसरी औरत ने कहा, क्या पता, वैसे भी आज एक नया माल आया है, क्या पता उसके लिए लड़ रहे हो। वैसे मैंने भी देखा है, वो क्या दिखती है यार, उम्र मेरी हिसाब से 19-20 साल की होगी। तीसरी औरत बोली, अगर सारे के सारे ने उसे एक रात में नोचना शुरू किया, तो वह अगले दिन मरी हुई मिलेगी, बस और कुछ नहीं। वो सब हंसने लगी और बोली, हमें क्या फर्क पड़ता है, ये आते हैं, जाते हैं, मरते हैं, यही तो हमारा काम है। हम भी कभी मर जाएंगे, लेकिन काम तो हमेशा करेंगे। हमें अपनी जिंदगी जीनी है, चाहे मर्द को चाटते हुए जीना पड़े या कैसे भी, क्या फर्क पड़ता है? एक औरत बोली, चलो अपन अंदर चलते हैं, लड़ने दो उन्हें, आ जाएंगे बाद में। दूसरी ने कहा, लगता है वो लड़की आज आई है और कल यहां से लाश बनकर जाएगी, उसकी किस्मत फूटी है। इसके बाद वो सारी औरतें अंदर चली गईं। इस तरफ अक्षय ने तरुण से कहा, हम भी चलते हैं, अर्णव अकेला कैसे संभालेगा? वहां भी तो निकेतन ने कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट की होगी। इतनी आसानी से रेड लाइट एरिया में उसे सरगम मिल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। दोनों ने सबको बोलकर वहां से रेड लाइट एरिया के लिए निकल गए। अगले 20 मिनट में वो तेजी से बाइक पर वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि अर्णव पर कई लोग टूट पड़े हैं, तो उसकी मदद के लिए आगे आ गए और उन्होंने भी उन पर वार करना शुरू कर दिया।
अगले 15 मिनट में सारे के सारे आदमी बुरी तरह से पिट चुके थे और उन्हें चोटें भी लग चुकी थीं। लेकिन वो फिर भी रेड लाइट एरिया के अंदर गया और भागकर उस घर के अंदर चला गया, क्योंकि घर के अंदर वो हमेशा जाता था। वहां पर ताई बैठी हुई थी और कुछ पैसों को गिन रही थी और बोल रही थी, अरे पूरे करो पैसे, पूरे पैसे नहीं दिए तो वो लड़की धंधे पर नहीं बैठ पाएगी। अर्नव जैसे ही वो अंदर आया, उसने ताई की बात सुन ली थी और बोला, कौन लड़की? वो औरत हैरान हो गई और बोली, अभी क्या हुआ? आज कोई नहीं है कमरे में, मतलब हाँ, एक लड़की है पर कोई मर्द नहीं है। तू क्यों आया इधर? वो ताई के पास आया और बोला, मैंने पूछा लड़की कौन है? वो औरत बोली, अरे बोला ना मर्द नहीं है वहां पर कोई, तो आज क्यों आया तू? वहां पर काफी समय से कोई मर्द नहीं आया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तू आता है मारने के लिए। उसके बाद वो एक लड़की से बोली, अरे पूरे 50 लाख पूरे करने हैं, आदमी को देने हैं। वो लड़की बोली, वही 20 लाख रुपए कम है, ये सिर्फ 30 लाख निकाले हैं तूने, और तू इतना पैसा लाई कहाँ से? जब हमने तुझे मांगा तो तेरे पास 100 रुपए भी नहीं होते थे, और ये 30 लाख रुपए कहाँ से आए तेरे पास? ताई बोली, ज्यादा जबान मत लड़ा मेरे साथ, समझी? उसके बाद वो अर्नव की तरफ मुड़ी और बोली, अरे भाई, नहीं है यहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी जो उस कमरे में गया हो। तरुण ने बोला, तू जाकर देख, शायद सरगम इस कमरे में है और शायद ये पैसे निकेतन को देने के लिए है, जैसे पिछली बार हुआ था दीपाली के साथ। अर्नव जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, तो ताई बोली, अरे क्या जबरदस्ती है, जब मैंने कहा ना कि कोई नहीं है तो उस कमरे में मत जाना। मेरी नई धंधे वाली आई है, उसे बिठा रखा है, और हाँ, उसे बिठाऊंगी तो दूसरे कमरे में, उसे सिर्फ इस कमरे में रखा है, क्योंकि और कोई कमरा खाली नहीं है फिलहाल। इतनी चिकनी गोरी लड़की आई है, इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगी। पूरे 50 लाख रुपए मांगे हैं। जैसे ही अर्नव ने ताई के मुंह से यह सुना, उसे गुस्सा आ गया और उसने अपने कदमों को तेज कर दिया। वो तुरंत उस कमरे के पास आया और उसके पीछे पीछे एक और तरुण भी आने लगे। ताई भी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ आने लगी। वहां खड़ी लड़कियां हैरान हो गईं और 2-3 लड़कियां भी ताई के पीछे पीछे ऊपर आने लगीं। अर्नव ने गेट को खोल दिया और उसकी आंखें बिल्कुल हैरानी से फैल गईं, क्योंकि वहां सरगम थी। पर जिस हालत में थी, वो हालत अर्नव से देखी ही नहीं गई। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। सरगम बिना कपड़ों की थी और उसके बदन पर बहुत चोटें थीं। अक्षय और अरुण भी आ गए थे, लेकिन वो तुरंत मुड़ गए। वो सरगम को ऐसे नहीं देख सकते थे। अक्षय ने कहा, अर्नव अंदर जाओ। अर्नव ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, फिर उसने उन्हें खोला और अंदर की तरफ चला गया। सरगम इस वक्त बेहोश थी या नींद में थी, ये समझ नहीं आ रहा था। अर्नव ने दरवाजा अंदर से बंद किया और सरगम के पास आया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे सरगम की चोटें और भी ज्यादा दिखने लगी। उसे वह चोटें अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसी जगह चोटें आई थी कि उसे लग रहा था कि सरगम के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है और ताई ने नीचे झूठ बोला है। सरगम बेहोश थी। उसने अपने आप को मोड़ कर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसे काफी देर तक तड़पाया गया है। अर्नव का गला सूख रहा था। उसने सरगम को ठीक से बैठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बार बार कांप रहे थे। फिर भी उसने उसे बिठाया और अपने एक हाथ का सहारा दिया। उसके चेहरे को थपथपाते हुए कहा, सरगम। जानी पहचानी आवाज सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। आंखें खुलते ही अर्नव ने देखा, उसकी आंखें लाल थीं जैसे कि कई दिन तक सोने नहीं दिया गया हो। सरगम ने जैसे ही अपनी आंखों के सामने अर्नव को देखा, वो बोली, हीरो। फिर वो उसे लिपट कर रोने लगी। अर्नव ने उसे खासकर अपनी बाहों में भर लिया। तभी अर्नव की नजर सरगम के इंटीमेट एरिया की तरफ गई। वो लाल हो रहा था और हल्का हल्का खून भी बह रहा था। अर्नव को गुस्सा आ रहा था। सरगम उसे पकड़कर सुबकते हुए बोली, हीरो, मुझे यहाँ क्यों लाए? अर्नव ने उसे कसकर पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। सरगम ने कहा, यह जगह बहुत गंदी है। मैंने फोन में पढ़ा था इस जगह के बारे में। ये बहुत गंदी जगह होती है। कहते हैं कि अगर यहाँ कोई लड़की आ जाए तो कभी वापस अपने घर नहीं जा सकती। क्या मैं भी अपने घर नहीं जा पाऊंगी? कहते हैं कि उसे प्यार नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिलेगा। सरगम के हर शब्द में दर्द था। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसे अपने शरीर में दर्द हो रहा था। वह अपने पेट को पकड़े हुए थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पेट में कुछ चुभ गया हो। अर्नव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे।
अर्नव के भी होंठ कांप रहे थे। सरगम का शरीर काफी ढीला पड़ गया था और वह काफी कमजोर लग रही थी। वो कब अर्नव के सीने पर सिर रखकर बेहोश हो गई, अर्नव को पता भी नहीं चला। जब अर्नव को लगा कि अब सरगम कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही है, उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही है, तो उसने उसे थोड़ा अपने आप से दूर किया। सरगम बेहोश हो चुकी थी। अर्नव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उसकी गाल को थपथपाते हुए कहा, सरगम, सरगम। उसने तुरंत अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए और उसे निकाला। सरगम के कपड़े फाड़ दिए गए थे और वो एक तरफ पड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नीचे की तरफ वह क्या लपेटे। उसे बिस्तर पर सिर्फ एक चादर दिख रही थी, जो बिस्तर पर बिछी हुई थी। वह भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन फिलहाल उसकी बॉडी को ढकने के लिए वही एक चीज थी। अर्नव ने उसे उठाया और सरगम के पैरों पर लपेट दिया। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और बाहर की तरफ चल पड़ा। नीचे आया तो ताई गुस्से से देख रही थी। ताई ने कहा, इसे लेकर यहां से नहीं जा सकता, यह मेरी है। तरुण और अक्षय पहले ही आ चुके थे। अक्षय ने कहा, इसे लेकर जाओ तुम, इस ताई को तो हम देखते हैं। ताई ने कहा, रुक जा, अभी तेरा। तभी वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर हर एक लड़की डर गई और अपने अपने कमरे में चली गई। पुलिस ताई को लेकर वहां से चली गई और अक्षय ने अपनी बाइक ली। तरुण आगे की तरफ आकर बैठ गया। कार में अर्नव सरगम को लेकर पीछे की तरफ बैठा। सरगम बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। तरुण ने गाड़ी को अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। अर्नव सरगम को लेकर अस्पताल की तरफ जा रहा था। रास्ते में ही आगे बैठे तरुण ने सबको बता दिया कि वो अस्पताल लेकर जा रहे हैं सरगम को और सारे लोग हॉस्पिटल आ जाएं। इस वक्त अर्नव का दिल बहुत ही ज्यादा बैठा जा रहा था। उससे सरगम की हालत देखी नहीं जा रही थी। सरगम के चेहरे पर और पूरे जिस्म पर चोट के निशान ही निशान थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये निशान आखिर आए तो आए कहां से। तभी तरुण ने पूछा, सरगम के साथ कुछ हुआ? नहीं तो उसकी यह हालत क्यों है? अर्नव ने कसकर सरगम को पकड़ लिया और उसे देखते हुए खुद से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। तुम जैसी भी हो, जो भी हो, वैसे ही तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। इसके बाद अर्नव ने सरगम को अपने सीने से लगा लिया। उसकी बॉडी शर्टलेस थी और बाहर की ठंडी हवाओं से उसे ठंड लग रही थी। कुछ देर बाद तरुण ने गाड़ी को अस्पताल के बाहर आकर रोक दिया। सबसे पहले तरुण बाहर निकला और उसने कहा कि वो अंदर जाकर डॉक्टर को दिखाए। अर्नव ने आराम से सरगम को अपनी गोद में उठाया और फिर उसे लेकर अंदर की तरफ जाने लगा। तरुण डॉक्टर को बोल चुका था। एक फीमेल डॉक्टर थी जो कि उसे स्टेचू बनाने के लिए कह रही थी। जब अर्नव सरगम को लेकर आया तो उसे देखकर डॉक्टर हैरान हो गई। उस फीमेल डॉक्टर ने कहा, आप सरगम को ऊपर लिटा दें। सरगम को स्ट्रेचर पर रखा गया। उसके बाद उसे लेकर अंदर की तरफ जाने लगे। अर्नव अंदर जाना चाहता था और उसने कसकर सरगम का हाथ पकड़ा था, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक दिया और किसी से कहा कि वो अर्नव के लिए दूसरे कपड़े लेकर आए। उन्होंने अर्नव को कोई हॉस्पिटल का टी शर्ट दे दिया और अर्नव उसे पहन लिया। अर्नव इमरजेंसी रूम के बाहर रुककर विंडो से सरगम को देखने लगा। वहां पर नर्स के साथ फीमेल डॉक्टर थी और उन्होंने सरगम के ऊपर से उसके कपड़े हटा दिए। फिर उसे आराम से देखने लगे और उसके जितने भी घाव थे वहां पर दवाई लगाने लगी। लेकिन जब अर्नव ने देखा कि वह उसकी प्राइवेट पार्ट की तरफ भी दवाई लगा रही है तो उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद नर्स एक अस्पताल का गाउन लेकर आए और वो सरगम को पहनाने लगी। थोड़ी देर बाद वहां पर सब आ गए। मिताली, विक्रम, सारिका, वशिष्ठ, प्रिंसी और किंजल। बाकी सब घर चले गए थे क्योंकि अर्नव ने उन्हें घर जाने के लिए कह दिया था। किंजल अक्षय के पास थी और वो बोली, अक्षय, तुम परी को घर छोड़ आओ, मैं यहां पर हूं। अक्षय ने कहा, तुम घर क्यों नहीं गई हो परी के साथ? तुम घर जाती तो बेहतर होता। रात को यहां पर तुम परी को लेकर क्या करोगी? किंजल ने कहा, तो मैं इन सबको यहां पर कैसे छोड़ती अकेले? अक्षय ने कुछ नहीं कहा। वो जाकर अर्नव के पास खड़ा हो गया क्योंकि कब से अर्नव विंडो से अंदर की तरफ देख रहा था। तभी डॉक्टर बाहर की तरफ आने लगी। जब उन्होंने अर्नव को इस तरीके से गेट के पास लगे हुए देखा तो वह बाहर आई और बोली, सर बैठ जाइए, हम देख रहे हैं। अर्नव ने पूछा, कैसी है वह? डॉक्टर ने कहा, सी इज एब्सोल्युटली फाइन। थोड़ी देर में उन्हें होश भी आ जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, बस ऊपर ऊपर से चोट लगी है। कुछ मारा है या फिर कोई चीज लगी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कहकर वो अपने केबिन की तरफ चली गई और थोड़ी देर बाद वहां से वापस अंदर की तरफ आ गई।
लेकिन अर्नव नहीं बैठा, इसलिए उन्होंने वो ग्रीन कलर का पर्दा लगा दिया, जिस पर अर्नव को वहां से हटना पड़ा। ऑलरेडी रात हो चुकी थी। तकरीबन 10 बजे के आसपास डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब वो बिल्कुल फाइन है, उन्हें होश भी आ गया है, आप जाकर मिल सकते हैं उनसे। सारिका तुरंत अंदर की तरफ गई और बाकी सब भी अंदर की तरफ गए। उन्होंने देखा कि सरगम को एक जूस का गिलास दिया हुआ है, जो कि वो धीरे धीरे पाइप के जरिए पी रही है। सारिका उसके पास आई और उसे उसने अपने गले से लगा लिया। सरगम ने उसे कसकर पकड़ लिया और सारिका ने वो जूस का गिलास पकड़ा और टेबल पर रख दिया। सरगम ने कहा, मम्मा, मुझे लगा कि मैं कभी नहीं आ पाऊंगी वहां से। सारिका ने उसकी आंखों से निकल रहे आंसू को साफ करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं बोलते बेटा, तू आ गई ना, बस अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसके बाद उसने प्यार से उसके माथे को चूमा और फिर वापस उसके गले लग गई। उसके बाद वशिष्ठ जी भी आए और उन्होंने भी सरगम को अपने गले से लगाया। सरगम काफी देर तक कोशिश करती रही कि वह ऐसे ही रहे। उसके बाद धीरे धीरे सब कहां से चले गए, लेकिन अर्नव नहीं गया, वह भी बहुत दूर होकर खड़ा था। सरगम ने अपनी नजरों को नीचे कर लिया। उसने अर्नव को अपने पास नहीं बुलाया। अर्नव अपने आप उसके पास आया और बैठते हुए बोला, अभी कैसा लग रहा है? सरगम ने कहा, ठीक है। अर्नव ने कहा, बॉडी में सर्दीपन तो नहीं हो रहा? सरगम ने कहा, अब नहीं हो रहा। डॉक्टर ने अच्छे से दवाई लगा दी। थैंक यू मुझे वहां से निकलने के लिए, हीरो, वरना मुझे लगा कि मैं वहीं पर रह जाऊंगी लाइफ टाइम। अर्नव ने इस पर उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और कहा, मैं कभी ऐसा होने नहीं देता। सरगम ने इस पर उसे देखा और फिर उसके कंधे पर अपना सिर रख लिया। अर्नव ने पूछा, उन लोगों ने ज्यादा फोर्स तो नहीं किया ना? सरगम ने अपना सिर हिला दिया। अर्नव ने अपनी आंखों को बंद किया, जिसमें से आंसू निकला और वो सीधा सरगम के हाथ पर जाकर गिरा। सरगम ने अर्नव को देखा और बोली, आप रो क्यों रहे हो, हीरो? अर्नव ने अपनी आंखों को साफ किया और कहा, कुछ नहीं। सरगम ने उसका चेहरा पकड़ा और बोली, आप क्या सोच रहे हो? अर्नव ने अपना सर झुका लिया और कहा, ना उसे वक्त अपनी बहन को बचा पाया और ना ही तुम्हें बचा पाया। तुम्हारे साथ भी वो सब हो गया जो मेरी बहन के साथ हुआ था। सरगम को समझ नहीं आया, तो उसने कहा, पर मैंने तो अपने आप को मारा ही नहीं। अर्नव ने सरगम को देखा और कहा, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा जल्दी आ गया। अगर नहीं आता तो शायद तुम भी उन आदमियों की वजह से। सरगम को समझ नहीं आया, तो वो बोली, कौन से आदमी? अर्नव ने कहा, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। सरगम को अभी भी समझ नहीं आ रहा था और वो बोली, कौन से आदमी, कौन सा गलत काम? मेरे पास तो कोई आदमी आया ही नहीं, और दीपाली दी के पास भी कोई आदमी नहीं आया था। अर्नव इस पर हैरानी से उसे देखने लगा। सरगम ने कहा, दीपाली थी आपकी बहन ना? वो मोटी वाली आंटी थी ना वहां पर? उन्होंने बताया था कि दीपाली नाम से एक लड़की थी, उसे भी इसी तरीके से एक आदमी ने बेच दिया था, पर उसके करीब कोई नहीं गया, क्योंकि जितने पैसे उसके लिए मांगे थे उसने पैसे नहीं दिए थे। उसने कहा था कि जैसे ही पूरे पैसे मिल जाएंगे वो उन्हें काम पर बिठा सकती है, पर वो पैसे नहीं दे पाए, और तब तक दीपाली ने सुसाइड कर लिया था। अर्नव ने हैरानी से कहा, सुसाइड? सरगम ने कहा, सुसाइड? उन्होंने सुसाइड किया था, उन्हें किसी ने मारा नहीं था। आपको झूठ बोला गया था कि वह मर गई है। उन्होंने खुद को मार दिया था। एक लड़की थी, उसने बताया था कि वह उस आदमी को सहन नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने खुद को मार दिया। सरगम बड़ी मासूमियत से सारी बात कही। अर्नव ने उसे अच्छे से टच करते हुए कहा, तुम्हें किस आदमी ने छुआ है? सरगम ने कहा, किसी ने नहीं, बस वो मोटी आंटी थी। उन्होंने कपड़े फाड़े थे और थोड़ा सा मारा पीटा था। बहुत बेकार है वह आंटी। कपड़े क्यों फाड़े? मुझे बहुत दर्द हुआ। अर्नव को समझ में नहीं आया, तो उसने पूछा, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था? सरगम ने कहा, मुझे भी नहीं पता था क्यों है, पर फिर मुझे याद आया कि हो जाता है कभी कभी, उसी का था। अर्नव ने पूछा, और स्वेलिंग? सरगम ने कहा, उसे गंदी आंटी ने वहां पर दबाया था, शायद इसी वजह से बहुत दर्द दिया था। फिर अर्नव के गले से लग गई। तभी वहां पर डॉक्टर आए और बोले, आपको कैसा लग रहा है? सरगम अर्नव से दूर हुई और बोली, आई एम फाइन। अर्नव ने एक बार डॉक्टर से कंफर्म किया, क्या इनके साथ फिजिकल टॉर्चर हुआ है? ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो गए और बोले, व्हाट? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ इनके साथ। इनका इंटीमेट एरिया थोड़ा सा जख्मी है, बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। शायद आपको गलत लगा है।
उसके बाद वो सरगम के पास आई और उसके हाथ में लगी ड्रिप को निकाल दिया, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं थी। उसके बाद डॉक्टर ने अर्नव से कहा, हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बोल देते हैं, तो आप प्लीज उसे आराम से सुनिएगा। अर्नव ने कहा, हाँ बोलिए। डॉक्टर ने कहा, एक्चुअली हमने इनके इनर निकाल दिए हैं। यह इनर अभी नहीं पहन सकती, क्योंकि उनकी बॉडी पर जो घाव है, अगर उस पर कपड़ा लगेगा तो और ज्यादा जलन होगी और दर्द होगा, जिस वजह से यह टाइट फिटेड कपड़े और अपने अंदर के कपड़े नहीं पहन सकती, और इसीलिए हमने इन्हें हॉस्पिटल का गाउन पहनाया है। तो हम अच्छे से आपसे ही कहेंगे कि ऐसे कपड़े पहनाए जाएं, जो काफी ज्यादा लूज हो, या फिर उनके साइज से एक साइज अप करके बनाइएगा कपड़े। बाकी आप इन्हें कल सुबह तक घर लेकर जा सकते हैं। अर्नव ने कहा, एनीथिंग एल्स? डॉक्टर ने कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस आप इनका ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल इनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है। उसके बाद डॉक्टर वहां से चली गई। 3 दिन बाद सिंह मैंशन में सरगम अर्नव के घर पर आ गई थी, और इस बार सरगम को अर्नव के घर पर रखने की बात सारिका ने सामने से की थी। सरगम के घाव लगभग ठीक हो रहे थे, लेकिन उसके सीने पर और उसके प्राइवेट पार्ट पर जो घाव थे, वो अभी तक ठीक नहीं हुए थे। उन पर अभी भी मेडिसिन की जरूरत थी। अर्नव नहाकर बाहर आया और सरगम को अपनी गोद में लेकर बाहर आया। उसने उसे अपने हाथों से शावर दिलाया था और उसे फिलहाल एक टॉवल में लपेटा था। अर्नव ने गेट को अंदर से बंद किया और फिर सरगम का वो टॉवल निकाल दिया। फिर उसने दवाइयां निकाली और उसे सरगम की बॉडी पर जहां जहां घाव थे वहां लगाना शुरू किया। सरगम ने अपने आप को लूज छोड़ दिया और बिल्कुल सिरहाने से टकराकर बैठ गई। अर्नव जिस तरीके से वो ठंडी ठंडी दवाइयां लगा रहा था, उसे काफी अजीब सी फीलिंग हो रही थी। सरगम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अर्नव ने ले ली थी। अर्नव अपना हाथ उसकी प्राइवेट पार्ट के पास लेकर गया और वहां पर भी दवाई लगाई, जिस पर सरगम ने अपना हाथ अर्नव के कंधे पर रख दिया, क्योंकि उसे काफी अजीब फील हो रहा था। अर्नव भले ही सिर्फ उसे दवाई लगाने की हैसियत से नॉर्मली दवाई लगा रहा था, लेकिन सरगम को काफी अजीब फील हो रहा था उसके टच करने से। अर्नव ने दवाई लगाई और फिर उसे वापस रख दिया। उसके बाद अर्नव ने सरगम के माथे को प्यार से चूमा और बोला, रेस्ट करो। और उसके बाद उसने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दी। सरगम ने कहा, कपड़े? अर्नव ने कहा, अभी 1 दिन और रुक जाओ, उसके बाद पहनना। 1 हफ्ते बाद अर्नव का घर सरगम अब ठीक से कपड़े पहन सकती थी और आज तरुण और प्रिंसी की शादी थी। सरगम इस वक्त अर्नव के कमरे में थी, जो कि अब उसका भी कमरा हो चुका था। वहां पर 3-4 साड़ियां निकालकर कुछ सोच रही थी। तभी मिताली वहां तैयार होकर आए। उन्होंने एक पिंक कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। मिताली साड़ी को अपने दूसरे हाथ पर ठीक करते हुए बोली, सरगम, तुमने अभी डिसाइड नहीं किया? सरगम, जो कि अपना सर खुजला रही थी, उसने तुरंत मिताली जी को देखा और कहा, समझ ही नहीं आ रहा कि पहनूं क्या। ये पिंक वाली पहनूं या ये येलो वाली पहनूं, या फिर ये मल्टी कलर? व्हाट टू वे समझ नहीं आ रहा, बताइए। मिताली बोली, देखो, मुझे और तुम्हारे अंकल को थोड़ा सा काम है, तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा। जैसे ही अर्नव कंपनी से आ जाएगा, उससे पूछ लेना और उसके कपड़े भी निकाल देना। तुम आराम से उसके साथ आ जाना और मेडिसिन लेकर ही आना, क्योंकि जैसे ही घर आओगी वहां से तुम थक जाओगी और मेडिसिन खाना भूल जाओगी। सरगम ने अपना सर हाँ में हिला दिया और मिताली जी वहां से साड़ी को हल्का सा ठीक करते हुए चली गई। सरगम क्लोजेट में गई और अर्नव के लिए एक अच्छा सा पार्टी वियर बिजनेस सूट निकाला, जो कि उसके लिए बहुत अच्छा था। लेकिन तभी उसकी नज़र इंडियन वियर पर भी गई और उसने कहा, शादी में बिजनेस सूट कौन पहनता है, कल की रिसेप्शन पर पहन लेंगे। इसके बाद उसने अर्नव के लिए जोधपुरी मैन सूट निकाल दिया, जो रेड और व्हाइट कलर का था। उसमें रेड कलर का जैकेट और व्हाइट कलर का पैंट था, लेकिन अंदर की शर्ट कहाँ थी वो देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आया। तभी उसे किसी के कमरे में आने की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर क्लोजेट के दरवाजे को देखा और समझ गई कि अर्नव आ गया है। उसने जल्दी से शर्ट ढूंढनी शुरू की और इसी चक्कर में उसने अर्नव के सारे कपड़े इधर उधर फैला दिए। जब उसने फाइनली अर्नव के क्लोजेट में नजर घुमाई, तो उसने अपने सर पर हाथ दे मारा, क्योंकि उसने अर्नव का पूरा क्लोजेट खराब कर दिया था। उसने जल्दी से सारे कपड़ों को बाहर निकाला और टेबल पर रखा और एक एक करके ठीक करके उन्हें अंदर रखने लगी। उसके चेहरे पर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। अर्नव कमरे में आ तो गया, लेकिन उसे सरगम कहीं नजर नहीं आए। उसने बेड पर 3-4 साड़ियां देखी और फिर जब उसने क्लोजेट को खुला हुआ देखा और अंदर से कुछ आवाजें आने लगी,
तो उसने अपने कदमों को अंदर की तरफ बढ़ाया। उसने देखा कि सरगम कपड़ों को ठीक कर रही है। वो उसके पास आया और बोला, सरगम। सरगम ने कपड़े रखते हुए कहा, हाँ बोलिए। अर्नव ने कहा, मैडम ये तुम मेरे कपड़ों के साथ क्या कर रही हो? सरगम ने कहा, आपके लिए कपड़े निकाल रही थी ना, तो सॉरी, मुझसे सारे कपड़े बिखर गए। आपके लिए ये जोधपुरी सूट निकाला था मैंने। कहते हुए उसने जोधपुरी सूट की तरफ इशारा किया, जो कि उसने एक साइड रख दिया था ताकि वो दूसरों कपड़ों में मिक्स ना हो जाए। फिर वह आगे बोली, इसके अंदर की शर्ट, टी शर्ट, जो भी हो, मुझे मिल ही नहीं रही है। अर्नव ने कहा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल टी शर्ट पहनो या कुछ भी मत पहनो। सरगम ने हैरानी से अर्नव को देखा और कहा, मतलब मैं इतनी देर से फालतू में अपना दिमाग खराब कर रही थी, इसके अंदर का शर्ट कहाँ है? अर्नव को इस पर हंसी आ गई। उसने सरगम का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींचते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा, चलो अभी बाहर आओ। इसके बाद उसने वो जोधपुरी सूट भी निकाल लिया जो सरगम ने उसके लिए शादी के लिए निकाला था। सरगम ने कहा, अरे आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अर्नव ने कहा, शादी में तो यही पहनकर जाऊंगा ना। सरगम ने कहा, पर ये तो मैंने अपनी पसंद से निकाला ना, आप अपनी पसंद देखो, अगर आपको ये पसंद नहीं तो कुछ और निकालती हूं। अर्नव ने उसे देखकर कहा, मेरे लिए वही पसंद है जो तुम्हारी पसंद है, चलो अब। उसके बाद वो उसे लेकर बाहर की तरफ आ गया। फिर उसने पूछा, ये तुमने चार साड़ियां क्यों बाहर निकाल रखी हैं? क्या तुम अब तक डिसाइड नहीं कर पाई कि कौन सी पहननी है या चारों पहननी है? सरगम बोली, एक साड़ी नहीं पहनी जाती मुझसे, मैं चार पहनूंगी। पागल हो गए हो आप? अर्नव ने तुरंत उसे आराम से पीछे से पकड़ा, क्योंकि सरगम अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। उसे अचानक से कभी भी दर्द की लहर उठ जाया करती थी और वो चिल्ला उठती थी। कभी सीने में दर्द तो कभी पैरों के बीच में दर्द हो जाया करता था। इसलिए अर्नव ने उसे धीरे से पकड़ा और बोला, तो मैं डिसाइड करूं? सरगम ने हार मानते हुए कहा, आप ही करोगे और कौन करेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अर्नव ने कहा, तुम इनमें से कोई भी मत पहनो। सरगम हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, तो क्या पहनूंगी? लहंगा मत बोलना प्लीज, मेरे पास है भी नहीं। अर्नव ने कहा, नहीं, लहंगा नहीं पहनना, साड़ी ही पहनो, पर ये नहीं। उसके बाद वह वापस क्लोजेट में गया और वहां से एक नेवी ब्लू कलर की लाइटवेट साड़ी ले आया। फिर वो सरगम को देते हुए बोला, तुम ये पहनो। सरगम ने साड़ी ली और खुश होकर बोली, ठीक है, तो मैं क्लोजेट में जाकर इसे पहन लेती हूँ। अर्नव ने अपना सर हाँ में हिलाया और सरगम साड़ी लेकर क्लोजेट की तरफ चली गई। उसने अपने सारे कपड़े निकाले, फिर ब्लाउज और शेपवियर पहना। इसके बाद उसने साड़ी को लपेटा और पल्लू को अच्छे से सेफ्टी पिन से ब्लाउज पर अटैच किया और बाहर आ गई। उसने फिलहाल साड़ी को अपने कंधे पर लिया हुआ था और उसे घुमाकर अपनी कमर में डाला हुआ था। फिर उसने अपने बालों को सुलझाना शुरू किया और अपने बालों को स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किया। अर्नव का कमरा अब अर्नव का कम और सरगम का ज्यादा लगने लगा था, क्योंकि वहां आधे से ज्यादा सरगम का सामान था। सरगम ने अपने बालों को स्ट्रेट किया, फिर एक चेयर पर आराम से बैठकर मेकअप करने लगी। तब तक अर्नव भी तैयार हो गया। उसने भी आकर अपने बालों को सेट किया। थोड़ी देर में दोनों तैयार हो गए। अर्नव ने प्यार से सरगम के माथे को चूमा और वो दोनों प्रिंसी और तरुण की शादी के लिए निकल गए। मैरिज हॉल के बाहर आकर वो दोनों रुके और फिर दोनों अंदर गए। कारण ये था कि अर्नव सरगम को मेडिसिन लगाना भूल गया था और सरगम भी मेडिसिन के बारे में भूल गई थी, जिस वजह से सरगम को अब थोड़ी देर बाद दर्द होना शुरू हो सकता था। वो दोनों कार को पार्क करके अंदर आए और वहां मिताली और सारिका दोनों थी। सरगम जल्दी से सारिका के पास गई, जिससे उसे उसके पैरों में दर्द हुआ। तो सारिका ने कहा, आराम से चल सरगम। सरगम सारिका के गले लग गई और बोली, कैसी हो आप मम्मी? सारिका ने उसे आराम से पकड़ा और एक जगह बैठाते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सरगम ने अपना सर हिलाया और फिर वह वशिष्ठ के गले लग गई। थोड़ी देर तक अपने पेरेंट्स के पास रही और फिर वो अक्षय और मेघ के पास चली गई। 2 दिन पहले अपने बेटे शिवांश को लेकर निमृत आ गई थी, जो कि अब तक किंजल और परी के पास थी। वो वहां से उठकर शिवांश को लेकर सरगम की तरफ आए। किंजल परी को लेकर अक्षय के पास चली गई, क्योंकि वो भारी लहंगे में परी को अब और नहीं संभाल सकती थी। निमृत सरगम के पास आते हुए बोली, सरगम। सरगम ने जैसे ही निमृत को देखा, वो खुश हो गई,
लेकिन उसने निमृत को गले लगाने से पहले शिवांश को अपनी गोद में ले लिया, उसे अपनी गोद में बिठा लिया। फिर निमृत उसके साइड में आकर बैठ गई। सारिका ने पूछा, तबीयत कैसी है आपकी? निमृत ने कहा, मैं अच्छी हूँ आंटी। इसके बाद सरगम ने चारों तरफ देखा और तभी निमृत ने कहा, हेलो मैडम, तुम्हारी दोस्त मैं हूं, वह नहीं। सरगम ने प्यार से शिवांश को खिलाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे मेरा शिवांश चाहिए है ना। उसके बाद वो उसे खिलाने लगी। तभी शिवांश ने उसके बालों को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे खींचने लगा, जिससे सरगम को दर्द हुआ और उसने कहा, आउच। निमृत ने शिवांश को हल्का सा डांटते हुए अपनी गोद में वापस ले लिया। तभी अचानक से सरगम को अपने सीने में दर्द हुआ। उसने अपने सीने पर हाथ रखना शुरू किया, जिस पर सारिका ने कहा, तो ठीक है ना? सरगम ने कहा, पता नहीं, वापस दर्द होने लगा। इसके बाद वो सबके सामने सीने पर हाथ रखकर सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए सारिका ने कहा, चल मेरे साथ वॉशरूम। निमृत भी खड़े होते हुए बोली, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इसके बाद वो दोनों वॉशरूम की तरफ चलने लगी। तभी उन्हें रास्ते में अर्नव मिल गया। वो बोला, क्या हुआ सरगम को? सरगम को हल्का हल्का दर्द में देखकर उसने फिर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? सारिका ने कहा, कुछ नहीं, बस सीने में दर्द हो रहा है, हम देखकर आते हैं क्या हुआ है। इसके बाद वो सरगम को लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अर्नव भी जाना चाहता था, लेकिन वो गर्ल्स वॉशरूम में नहीं जा सकता था, इसलिए वहां से मिताली और विक्रम के पास चला गया। सारिका उसे लेकर वॉशरूम में आए और फिर उसे बोली, हाथ सीने से हटा दे। सरगम ने हाथ हटा दिया। फिर सारिका ने उसका ब्लाउज हल्का सा खोलकर देखा, तो वापस सरगम का सीना लाल होने लगा था। उसने पूछा, तूने दवाई नहीं लगाई आज? सरगम की आंखें बड़ी हो गईं। सच में, आज भूल कैसे गई दवाई लगाना? उसने हार मानते हुए सारिका को देखा और कहा, गलती से भूल गई। सारिका ने कहा, और अर्नव? वह भी भूल गया। सरगम ने कहा, उन्हें मैंने याद ही नहीं दिलाया, वरना उन्हें याद होता। शादी होने की वजह से उनके दिमाग से भी निकल गया। सारिका ने गुस्से से उसे देखा और कहा, एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे, हो गया ना दर्द, हो गया ना लाल, अब दर्द हो रहा है? सरगम को सच में दर्द हो रहा था। तभी वहां अर्नव आ गया। उसने परवाह नहीं की कि यह गर्ल्स वॉशरूम है। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं घर चलकर सबसे पहले दवाई लगाऊंगा, और तुम अब ज्यादा देर यहां नहीं रुकोगी और ना ही मैं रुकूंगा। खाना खाओ और चलते हैं। सरगम तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैंने आज तक कभी कोई शादी पूरी नहीं देखी, मैं आज ये शादी पूरी देखूंगी। अर्नव ने कहा, जब ठीक हो जाओगी तब देख लेना। सरगम ने कहा, नहीं, मुझे पूरी की पूरी शादी देखनी है, उसके बाद घर चले जाएंगे, प्लीज प्लीज। उसके बाद वह रोने जैसा चेहरा बनाने लगी। अर्नव ने कहा, ठीक है, चलो बाहर, अभी यहाँ हाथ मत रखो, बार बार अजीब लग रहा है। इसके बाद उसने सरगम के कंधे पर हाथ रखा और उसे आराम से लेकर बाहर आ गया। थोड़ी देर में दुल्हन की एंट्री हुई। खुशी उसके साथ थी। तभी उसकी नजर अर्नव पर गई। वो सरगम को बहुत ही प्यार से ट्रीट कर रहा था, उसे अपने हाथों से स्टार्टर खिला रहा था। खुशी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर वो प्रिंसी को लेकर मंडप की तरफ चली गई। थोड़ी देर में शादी की विधियां आगे बढ़ती गईं। तरुण भी वहां आया। सब शादी देख रहे थे। सरगम भी शादी देख रही थी और अर्नव उसे एक जगह बैठाकर साइड से पकड़कर बैठा हुआ था। वो दूसरी तरफ मेघ और अक्षय की तरह नहीं गया था, वो वही सरगम के पास था। सरगम ने कहा, आप अपने दोस्तों के पास क्यों नहीं जा रहे? अर्नव ने कहा, वो दोनों हैं, तो उनके पास बहुत लोग हैं। थोड़ी देर में पंडित जी ने दोनों को मंडप पर बिठाया और फिर शादी की विधियों को आगे बढ़ाया। कुछ देर बाद उन्होंने दोनों को खड़े होने के लिए कहा और फेरे लेने के लिए कहा। वो दोनों आराम से खड़े हो गए और एक एक करके फेरे लेने लगे। सरगम ने कहा, हमारी भी ऐसी ही शादी होगी ना? अर्नव ने कहा, हाँ, ऐसी ही होगी। इसके बाद वो उन्हें देखकर खुश होने लगी। तभी उसे अचानक से तरुण और प्रिंसी की जगह खुद और अर्नव नजर आने लगे। उसे ऐसा लग रहा था कि वहां पर सरगम और अर्नव है। तभी शादी खत्म हो गई। तरुण ने प्रिंसी को मंगलसूत्र पहनाया और बाद में सिंदूर भरा, फिर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। सरगम उन्हें देखकर खुद को और अर्नव को इमेजिन कर रही थी। उसे अच्छा लग रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। कुछ देर बाद शादी हो गई और फिर उन दोनों ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया।
वो दोनों सरगम और अर्नव के पास आए और अर्नव और सरगम अपने हाथ जोड़कर बोले, हमेशा खुश रहो और कभी भी लड़ाई मत करना। वो दोनों इस पर मुस्कुराए और उनके गले लग गए। प्रिंसी ने धीरे से सरगम से कहा, तुम भी शादी करो अब जल्दी से, तुम्हारे दोस्त की गैंग में सबकी शादी हो गई, सिर्फ तुम्हारी रह गई है, जल्दी से करो शादी। सरगम ने धीरे से कहा, हाँ करूंगी। इसके बाद सब ने खाना खाया और तकरीबन रात के 1 बजे के आस पास अर्नव अपनी कार में सरगम को बिठाकर घर की तरफ चल पड़ा। दूसरी कार में विक्रम और मिताली आ रहे थे। तभी अचानक से सरगम की चीख निकल गई। अचानक से सरगम की चीख निकल गई थी और उसने अपने पैरों के पास अपना हाथ रख लिया। अर्नव ने गाड़ी रोकी और कहा, क्या हुआ? सरगम गाड़ी की विंडो को पकड़ा और उसे दबाते हुए बोली, दर्द हो रहा है? ये सुनकर अर्नव ने गाड़ी को वापस चालू कर दिया और घर की तरफ मोड़ दिया। कुछ देर बाद अर्नव ने घर के बाहर गाड़ी को रोका और वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला। उसने सरगम को भी बाहर निकाल लिया और उसे अपनी गोद में लिया। सरगम को दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि टाइट फिटेड कपड़े अभी सरगम के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी सरगम को अजीब लगता था और हर कोई उससे मिलने आता था, इसलिए वो कपड़े पहनती थी। इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। अभी भी उसने टाइट फिटेड ब्लाउज पहना हुआ था। मिताली और विक्रम जी आ गए थे, जो सोफे पर कुछ पल के लिए रिलैक्स करने के लिए बैठे थे। जब उन्होंने अर्नव को इतनी हड़बड़ी में देखा तो पूछा, क्या हुआ? अर्नव ने ऊपर जाते हुए कहा, इसे दर्द हो रहा है। उसके बाद अर्नव उसे लेकर कमरे में आ गया और कमरे को अंदर से बंद किया। ड्रॉवर से सरगम की सारी मेडिसिन निकाल लिया। सरगम को भी दर्द हो रहा था। अर्नव ने दवाई निकालकर बेड पर रखी और सरगम की साड़ी को खोलने लगा। अर्नव ने अपने हाथों को बेड पर रखते हुए कहा, खड़ी हो जाओ। सरगम खड़ी हो गई और अपना हाथ अर्नव के कंधे पर रख दिया। अर्नव चारों ओर से लपेटी हुई साड़ी को खोलने लगा। अर्नव को याद था, पुलिस ने उसे बताया था कि ताए अब लाइफ टाइम जेल में रहेगी। जिन जिन लड़कियों को वहां पर जबरदस्ती लेकर जाया गया था, उन्हें वहां से निकालकर उनके घरों पर सलामत भेज दिया गया है। जो मर्जी से थी, उन्हें वहीं रहने दिया गया, क्योंकि ऐसी जगह को बंद नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब वहां पर पुलिस का आना जाना बना रहेगा, ताकि अगर कोई आदमी आ रहा है और अगर कोई लड़की मना कर रही है, तो वो उसके पास जबरदस्ती न जाए। भले ही वो धंधे वाली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई जबरदस्ती आएगा। जबरदस्ती होती है, चाहे वो आम लड़की के लिए हो या धंधे वाली लड़की के लिए। अर्नव ने सरगम की साड़ी को बिल्कुल खोल दिया और दूसरी तरफ कर दिया। फिर अर्नव ने कहा, आई एम सॉरी। सरगम ने पूछा, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? फिर उसने जल्दी से पीछे से साड़ी के ब्लाउज का हुक खोल दिया और उसकी ब्लाउज एकदम से नीचे गिर गई। सरगम को थोड़ा सा रिलैक्स मिला और अर्नव ने कहा, मैं तुम्हारे लिए इतनी टाइट फिटेड साड़ी लेकर आया। सरगम ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा होगा ना, इसलिए। और अच्छा है, ये साड़ी सच में बहुत अच्छी है, मेरी फोटोज भी बहुत अच्छी आई है। अर्नव ने कहा, फोटोज तो बाद में भी अच्छी आ जाती, लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं थी ना, हमें दोनों को शादी में नहीं जाना चाहिए था। सरगम इस पर हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन अब वह दोनों शादी से आ गए थे, इसलिए इस बात पर उसने कोई बहस नहीं की। उसने अपनी शेपवेयर का नादा खोला और उसे भी नीचे की तरफ सरका दिया। अब ना तो अर्नव को अजीब लगता था और ना ही सरगम को शर्म आती थी अर्नव के सामने बिना कपड़ों के बैठने में, क्योंकि अर्नव का काम था उसके बदन पर दवाई लगाना और इसमें सरगम को उसे तरीके से देखना लाजमी था। उसने अब सरगम को वापस बेड पर बिठाया और फिर उसके ऊपर इनर के हुक को भी खोल दिया और उसे भी निकालकर साड़ी के ऊपर रखा। उसके नीचे वाले को भी निकाल दिया। सरगम को अभी भी दर्द हो रहा था। सरगम वापस अपना हाथ उधर ले गई तो अर्नव ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और अर्नव ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम ये क्यों दबा रही हो, जब तुम्हें पता है कि वहां नहीं कुछ करना है, खुला रहने दो उसे। क्योंकि सरगम उसकी बात नहीं मानती थी, अर्नव ने दवाई ली और सबसे पहले उसे उसके हाथ में दिया और कहा, पहले इसे खाओ। सरगम ने उसे खा लिया और पानी पी लिया। फिर अर्नव ने ट्यूब वाली दवाई निकाली और उसे अपने हाथों पर लिया। सरगम के पास आकर बैठ गया और उसे हल्के हल्के उसके सीने पर रब करने लगा। जैसे ही ठंडी ठंडी दवाई सरगम की बॉडी को छूने लगी, सरगम को एक अलग सी ठंडक का महसूस होने लगा और उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अर्नव के कंधों पर हाथ रख दिया। अर्नव आराम से उसके सीने पर अच्छे से अपने 2 उंगली से दवाई लगा रहा था।
फिर उसने उसके पेट पर हल्की हल्की, जहां पर अभी भी खरोच के निशान थे, वहां पर उसे लगाया। फिर सरगम के पैरों को हल्का सा खोल दिया और फिर अर्नव ने उसके पैरों के बीच में भी अपनी 2 उंगली को ले जाकर दवाई लगाई, जिस पर सरगम ने बिल्कुल खुद को ढीला सा छोड़ दिया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अर्नव का टच बर्दाश्त नहीं होता था। वह पिघल जाती थी और अर्नव ने उसे दवाई लगाई और फिर उसे वापस रखकर वॉशरूम के अंदर गया और अपने हाथों को साफ किया। उनमें से दवाई की महक आ रही थी, उसे बाहर किया। वो वापस आया और सरगम उठ गई। अर्नव ने कहा, उठ क्यों गई? सरगम ने कहा, कपड़े पहनना है ना, सोना है। अर्नव ने कहा, कोई दिख रहा है तुम्हें मेरे अलावा यहाँ पर? सरगम ने अपना सिर नामे हिला दिया और वो मासूमियत से उसे देखने लगी। तो अर्नव उसके पास आया और उसे बेड पर लेटे हुए बोला, तो लेट जाओ शांति से। वैसे भी मैंने देख रखा है तुम्हें पूरी तरीके से, वह भी एक बार नहीं, कई बार। सो जाओ। इसके बाद वो क्लोजेट में गया और अपने कपड़े बदल कर आया। उसने एक लोअर पहना और फिर बाहर आ गया। सरगम के साइड में आकर लेट गया। सरगम ने अपना सर उसके सीने पर रखा और जहां पर उसके नाम का टैटू था, उसे अपने हाथों से छूने लगी। ये देखकर अर्नव ने कहा, क्या कर रही हो? सरगम ने कहा, ये टैटू आपके पास लाइफ टाइम रहेगी? अर्नव ने कहा, तभी तो इसे लगाया है, लाइफ टाइम रहता है। ये सुनकर सरगम के दिमाग में कुछ चलने लगा और फिर वो एकदम से खड़ी हो गई। क्या हो गया? अर्नव ने पूछा। सरगम ने कहा, कुछ नहीं, कुछ सोच रही थी, लेकिन निकल गया दिमाग से। अर्नव ने कहा, अब सो जाओ, रात के 2 बजे बज गए हैं, आराम से उठाना कल सुबह तक। सरगम ने अपना सिर हिला दिया और उसने भी अर्नव को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अर्नव ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह का वक्त, तरुण के घर। इस वक्त प्रिंसी भी तरुण की बाहों में आराम से सो रही थी। उसकी विदाई हो चुकी थी और दोनों की फर्स्ट नाइट भी आराम से सेलिब्रेट हो गई थी। प्रिंसी इस वक्त थकान से चूर तरुण की बाहों में सो रही थी। इस वक्त सुबह के 8 बजे बज रहे थे और घर में सब सो ही रहे थे। विदाई ही सुबह के 3 बजे के आस पास हुई थी। घर जाना दूर नहीं था और 1 घंटे के अंदर सारी रस्में भी हो गईं और सब घर भी आ गए। उसके बाद तरुण ने प्रिंसी को नहीं छोड़ा, जबकि उन दोनों को सो जाना चाहिए था, क्योंकि वो 2 दिन से जाग रहे थे, कभी इस रस्म के लिए तो कभी उस रस्म के लिए। तभी अलार्म की घंटी बजी और तरुण ने उसे अपने हाथों से बंद किया। फिर उसने प्रिंसी को देखा, उसे एक तरफ किया और उसके माथे को प्यार से चूम लिया और कहा, उठो। प्रिंसी ने कसमसाते हुए कहा, सोने दो, तुमने मुझे पूरी रात नहीं सोने दिया। तरुण ने कहा, तुम्हारी पहली रसोई है। इस पर प्रिंसी गुस्से से उठ गई और उसने एक लात मारी तरुण को और गुस्से से बोली, अगर तुमने आगे से ऐसा कुछ किया ना मेरे साथ, तो कसम से तुम्हारी मैं नसबंदी करवा दूंगी। तरुण ने कहा, उठाओ तो बुरा, तो ठीक है, करवा देना, फिर मत बोलना कि बच्चे कहाँ हैं हमारे। प्रिंसी गुस्से से उसे देखने लगी। फिर वो उठकर वॉशरूम में गई। लगभग 9 बजे के आस पास घर में आरती हुई और प्रिंसी जल्दी से किचन में गई। उसने सबके लिए कुछ मीठा बना दिया। उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और नाश्ते को टेबल पर सर्व किया। सबने उसे खाया और उसकी तारीफ की। तरुण के पापा ने उसे नेक भी दिया। प्रिंसी खुश हो गई। थोड़ी देर बाद वो कमरे में थी और तरुण को देख रही थी। तब तरुण ने कहा, तुम ऐसे क्या देख रही हो? प्रिंसी ने कहा, पहली बार मेरे किसी काम पर किसी ने मुझे पैसे दिए, वरना हमेशा मेरे काम पर मुझे ताने मिले हैं। तरुण उसके पास आया और उसे एक साइड से अपनी बाहों में पकड़ा और उसने कहा, क्योंकि तुम आलस्य में काम करती थी और आज तुमने दिल से किया, क्योंकि तुम्हें आज सबको हैप्पी रखना था। प्रिंसी ने इस पर सोचा और कहा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो रख लो। तरुण ने कहा, मैं क्या करूंगा इसका? प्रिंसी ने कहा, पर मैं क्या करूंगी इसका? वैसे भी ना मुझे इधर जाना है ना उधर जाना है, कभी कुछ चाहिए होगा तो तुमसे ही मांगूंगी। तरुण ने कहा, डोंट वरी, और हाँ, तुम अब जॉब करोगी, मैंने फैमिली से कह दिया था। प्रिंसी ने कहा, लेकिन तुमने तो ये कहा था ना कि तुम्हारी फैमिली काम नहीं करने देगी। तरुण ने कहा, मैंने लड़ाई कर ली थी तुम्हारे लिए और वो मान गए थे। मैंने फिर अपनी बहन को एग्जाम्पल बनाया था, क्योंकि वह भी तो शादी के बाद काम कर रही है। प्रिंसी मुस्कुरा देती है और उसके गले लग गई। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने कहा, वैसे आज मुझे गिफ्ट देना है। तरुण ने पूछा, कैसा गिफ्ट? अरे हाँ, मैंने तुम्हें तो कोई गिफ्ट दिया ही नहीं शादी का।
इसके बाद वो उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास गया और वहां से एक छोटा सा रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स लेकर आया। उसने उसे प्रिंसी को दे दिया। प्रिंसी ने जब उसे खोला तो उसमें डायमंड का एक लॉकेट था। वो मुस्कुराई और कहा, आज के रिसेप्शन पार्टी में मैं इसे पहनूंगी। तरुण ने सिर हिलाया और कहा, वैसे हमारे यहाँ लड़कियां अपने पति को गिफ्ट नहीं देती। प्रिंसी ने कहा, पर तुम क्या लेना चाहते हो? तरुण ने कहा, रिसेप्शन पर। तरुण ने सिर हिलाया। तब प्रिंसी ने दोबारा कहा, वैसे हमारी चर्च में शादी कब होगी? तरुण ने कहा, पहले हनीमून के लिए चले जाएं, वहां कर लेंगे आराम से शादी। प्रिंसी ने कहा, लेकिन वहां ना मेरी फैमिली ना तुम्हारी फैमिली, अजीब नहीं लगेगा? तरुण ने अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कहा, तुम्हें फैमिली का क्या अचार डालना है? वैसे भी मेरी फैमिली क्रिश्चियन वेडिंग की सख्त खिलाफ है। बड़ी मुश्किल से जॉब के लिए मनाया है। प्रिंसी ने गुस्से से कहा, पहले दिन लड़ाई मत करो। फिर वो गुस्से से वहां से चली गई। रात के वक्त एक प्यारा सा पिंक कलर का लहंगा पहनकर प्रिंसी तैयार हो गई। खुशी उसके घर आई हुई थी। प्रिंसी ने कहा, अब अपने लिए भी तू भी किसी को ढूंढ ले यार। खुशी ने कहा, शायद मेरी किस्मत में नहीं है। प्रिंसी ने कहा, बार बार अर्नव के बारे में सोचना बंद कर, वो सरगम का है। खुशी ने कहा, आई नो सरगम का है, पर तुम टेंशन मत लो। मैं अर्नव के बारे में बात नहीं कर रही हूं और मुझे किसी और से प्यार नहीं होगा शायद। तभी वहां पर तरुण आ गया। उसे देखकर खुशी चुप हो गई। वो उन्हें घूर कर देखकर बोला, तुम मेरे दोस्त से प्यार करती हो, ये जानती हुए भी कि मेरा दोस्त किसी और से प्यार करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।